हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे लंबा टॉपिक। तो आज की क्लास लंबी होने वाली है, तो सभी लोग संयम बना के रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। आज हम लोग लेके आए हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का आज चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में। अब परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें परासरण को पढ़ना होगा, और परासरण को पढ़ने से पहले भी हमें दो चीज़ों के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा झिल्ली वाला, तो पहले हम झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा विसरण। तो झिल्ली और विसरण को पढ़ने के बाद हम लोग परासरण पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग परासरण दाब को पढ़ेंगे। हो सकता है ये टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको हम लोग दो पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत आज हम लोग बेटा करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि परासरण दाब को हमें पढ़ना है, लेकिन परासरण दाब पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। ये बहुत अच्छी जानकारी है, और इसके बारे में अगर जानकारी ना हो तो फिर बहुत सारी दिक्कत हमें आती रहती है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है झिल्लियाँ। झिल्लियाँ मतलब मेम्ब्रेन्स। तो पहले हमें मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ना होगा, और दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है विसरण। विसरण यानी डिफ्यूजन। तो एक तो हमें बेटा डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें बेटा किसके बारे में पढ़ना है? विसरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें झिल्ली के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमें विसरण के बारे में पढ़ना। अगर ये दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो परासरण हम कह सकते हैं एकदम हमारे लिए उसी तरीके से हो जाएगा कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कहा होगा कि सर ये तो एकदम हलवा था। तो इन दो टॉपिक को हमें बिल्कुल आसानी से समझना होगा। सबसे पहले हम झिल्ली की बात करते हैं। तो झिल्ली क्या होती है पहले आप समझ लेना कि वास्तव में हमें जो पहला पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेटा झिल्ली के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कि सर ये झिल्लियां होती क्या है। तो झिल्लियां क्या होती हैं पहले इसको समझिएगा। हालांकि अब तो आर्टिफिशियल झिल्ली भी हैं और नेचुरल भी हैं। तो पहले हम झिल्ली का मतलब समझ लेते हैं। तो झिल्ली का मतलब ये होता है कि बेटा जो हमारा कोई ठोस हो या फिर बेटा हमारा कोई द्रव हो। ठोस या द्रव की हम कह सकते हैं जो पतली परत होती है। क्या होती बेटा? ठोस या द्रव की जो पतली परत होती है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि झिल्ली कहते किसे कहें? ठोस या द्रव की जो बहुत पतली परत होती है उसी को बेटा हम नाम क्या देते हैं? झिल्ली देते हैं। अब सर ये झिल्लियां कितने प्रकार की होती है? तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये झिल्लियां बेटा तीन प्रकार की होती हैं। एक, दो और ये तीन। तो तीन प्रकार की झिल्लियां होती हैं। पहली झिल्ली जो होती है उसको कहा जाता है पारगम्य झिल्ली। क्या नाम दिया जाएगा बेटा? पारगम्य झिल्ली नाम दिया जाएगा। दूसरी जो होगी बेटा वो होगी अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली। और जो तीसरी होगी इन दोनों के बीच की होगी जिसको हम लोग बोलेंगे अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली। तो यहां पर ये तीन प्रकार की झिल्लियों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर पारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो बेटा पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो अपने से विलय प्लस विलायक, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, विलय प्लस विलायक दोनों के कणों को, विलय प्लस विलायक दोनों के कणों को क्या करती है बेटा? आर पार जाने देती है। तो वो झिल्ली हमारी क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो पारगम्य झिल्ली का मतलब यह हुआ कि पारगम्य एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलय या फिर बेटा विलायक, विलय और विलायक दोनों के कण बेटा क्या होते हैं? आर पार जा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? या हम अगर एक पॉइंट में परिभाषित करना चाहें, एक मिनट बेटा रुकिएगा, मार्कर बदल देता हूं। चलिए बेटा, तो अब देखिए हमने क्या बात किया। पहली झिल्ली की हम बात कर रहे हैं पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली का मतलब यह है कि सपोज करिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ये इस तरीके से समझिएगा,
और यहां पर हमने एक पारगम्य झिल्ली लगा दिया। अब इसके अंदर क्या है, इधर मान लीजिए ए बी हमारा ये बेटा क्या है, विलयन है, ये हमारे पास बेटा क्या है, विलयन है। समझते रहिएगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है यहां पर। अब यहां पर ये एक ऐसी झिल्ली होती है कि यहां पर विलयन के सभी कण आर पार जा सकते हैं। तो विलयन के बेटा क्या होंगे, सभी कण आर पार चले जाते हैं। तो एक ऐसी झिल्ली जिससे विलयन के सभी कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं, ऐसी झिल्ली को बेटा क्या कहा जाता है, पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है, पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सर अपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ, आ का मतलब होता है अनुपस्थित, मतलब बेटा क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी झिल्ली कि जिसके द्वारा विलयन के सभी कण बेटा क्या होंगे, आर पार नहीं जाएंगे। विलय प्लस विलायक, मतलब ये हुआ ना तो इसके आर पार विलय के कण जाएंगे ना ही विलायक के कण जाएंगे, मतलब कोई भी कण आर पार नहीं जाएगा। ऐसी झिल्ली को बेटा क्या कहा जाता है, अपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरी झिल्ली बेटा हमारे पास क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य बेटा झिल्ली वो झिल्ली होती है कि जिससे विलायक के कण तो बेटा चले जाएंगे, एक मिनट बेटा, क्या कहा मैंने, अर्धपारगम्य झिल्ली एक बेटा ऐसी झिल्ली होती है जिससे विलायक के कण तो आर पार चले जाएंगे परंतु विलय के कण नहीं जाएंगे। तो ऐसी झिल्ली कि जिससे बेटा क्या हो, विलायक के कण तो आर पार चले जाएंगे परंतु बेटा विलय के कण आर पार नहीं जाएंगे, तो ऐसी झिल्ली को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास बेटा झिल्लियां होती हैं सामान्यतः, तो ये झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली की हम बात करेंगे क्योंकि हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि वो झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाएंगे परंतु विलय के कण नहीं जाएंगे, तो ऐसी झिल्ली को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध मतलब आधे के लिए क्या होगा, पारगम्य होगा। पारगम्य का मतलब ही है एक ओर से दूसरी ओर जाना। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर झिल्लियों के बारे में पढ़ लिया। पारगम्य झिल्ली का मतलब ये हुआ कि विलयन के सभी कण एक ओर से दूसरी ओर चले जाएंगे। अपारगम झिल्ली का मतलब हुआ कि विलयन का कोई भी कण, ना ही विलय ना ही विलायक, किसी के भी कण आर पार नहीं जाएंगे। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब यह हुआ कि विलायक के कण तो एक ओर से दूसरी ओर चले जाएंगे परंतु विलय के कण नहीं जाएंगे। तो ये बेटा हमारा क्या था, झिल्ली का टॉपिक था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे हम अगर अर्धपारगम झिल्ली की बात करते हैं तो ये अर्धपारगम झिल्ली, इसी के बारे में हमको बेटा पढ़ना है। तो ये अर्धपारगम झिल्ली कहां पर मिलेंगी, तो बेटा ये देखिए अर्धपारगम झिल्ली, वैसे तो हमारे जो जंतु होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, इनमें हमें अर्धपारगम झिल्ली को देखने को मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियली भी हम जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसकी अर्धपारगम झिल्ली का भी हम लोग बेटा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक हम कह सकते हैं जो 150 वायुमंडलीय दाब को बेटा क्या करती है, सहन कर सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अंगूर होता है तो अंगूर के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो हमारी बेटा क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है जो हमारी क्या कहलाती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। तो अर्धपारगम झिल्ली कहाँ मिलेगी, अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो ये हमें जंतुओं में भी मिलेगी और बेटा वनस्पतियों में भी देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियली अगर देखा जाए तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की हम लोग अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने बेटा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम बेटा क्या है, झिल्ली। अब इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं विसरण के बारे में। तो विसरण क्या होता है, पहले इस बात को समझिएगा थोड़ा। अगर हम थोड़ा सा विसरण और परासरण को एक साथ डिफरेंशिएट कर दें तो वहां पर भी समझना आसान है। या पहले मैं विसरण के बारे में आपको बता देता हूं। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बेटा कणों का जो प्रवाह होता है, कणों का जो प्रवाह होता है वो अधिक सांद्रता से किधर होगा बेटा, कम सांद्रता की ओर होता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है
जब तक दोनों तरफ की जो सांद्रता है वो समान ना हो जाए। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक बीकर लिया है और इसके यहां पर हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी है। आप चाहो तो अर्धपारगम वाल, हालांकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, आप चाहो तो समझने के लिए हम यहां पर लगा रहे हैं। इस तरफ हमने एक सोल्यूशन लिया AB, और मान लीजिए ये AB1 है, पहला सोल्यूशन है, और दूसरे तरफ हमने बेटा एक सोल्यूशन लिया AB2। तो यहां पर हमने दो सोल्यूशन यहां पर लिए हैं। मान लीजिए यहां पर इस विलयन की जो सांद्रता है वो अधिक है और इस विलयन की बेटा अधिक सांद्रता है, यानी यहां पर इस विलयन की बेटा सांद्रता क्या है, अधिक है, और इस विलयन की बेटा जो सांद्रता है वो कम सांद्रता है। इस विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। तो विसरण में क्या होता है कि यहां पर जो इस सॉल्यूशन के कणों का आकार, जो कणों का प्रवाह होगा वो अधिक सांद्रता से किधर होगा बेटा, कम सांद्रता की ओर होगा। अब यहां पर एक बात और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर हमने ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, ठीक है, जब तक यह दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी। तो विसरण में हमने एक सीधी सी बात समझी कि विसरण में जो कणों का प्रवाह जो होगा वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका परासरण। हालांकि मैं विसरण पे बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। अभी मान लीजिए यहां पर हमने एक तरफ हमने बेटा AB लिया है। चलो हम इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल को समझते हैं एक माध्यम से, और कि मान लीजिए सपोज करिए आपने यहां पर एक झिल्ली हमने लगाई, इधर हमने AB लिया है और इधर मान लीजिए हमने बेटा इधर हमने क्या लिया है, B लिया है, और इधर हमने A लिया है। तो यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर इसकी सांद्रता AB1 ले लो इसको, और इसको AB2 ले लो, तब ज्यादा समझ में आएगा, आप तब समझ में पाएंगे। अब अगर यहां पर हम देखें AB में इसकी सांद्रता बेटा क्या है, अधिक है, थोड़ा सा ध्यान से यहां पे समझिएगा, और इसकी सांद्रता बेटा जो है कम है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, सांद्रण का मतलब ही क्या है, सांद्रता किसकी ज्यादा, सांद्रता का संबंध बेटा किसके साथ है, विलय के साथ है। अगर यहां पर इसकी सांद्रता अधिक है तो यहां पर इसका मतलब बेटा क्या है, विलय ज्यादा है, और मेरे बच्चे क्या है, विलय की सांद्रता ज्यादा है और विलायक की सांद्रता यहां पर बेटा क्या है, कम है। अब अगर किसी की सांद्रता ज्यादा है, अगर किसी की सांद्रता कम है, इसका मतलब बेटा यह हुआ कि इसमें विलायक क्या है, ज्यादा है, और विलय की मात्रा क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछे ये सोल्यूशन नंबर 1 है, ये सोल्यूशन नंबर 2 है, अगर हम आपसे छोटा क्वेश्चन पूछे कि भैया बताओ कि विलायक के कणों का प्रवाह B से A में होगा या 1 से 2 में होगा या 2 से 1 में होगा, तो बेटा एक बार दिमाग लगाओ, विलायक की मात्रा किसमें ज्यादा है, विलायक की सांद्रता किसमें ज्यादा है, दूसरे सोल्यूशन में ज्यादा है। किसमें बेटा ज्यादा है, दूसरे सोल्यूशन में ज्यादा है, इसलिए विलायक के कणों का प्रवाह किधर होगा, 2 से 1 में होगा। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन ये करूं कि बताओ विलय के कणों का प्रवाह किधर होगा, तो आप सीधा सा जवाब यही देंगे, सर जो हमारा पहला सोल्यूशन है उसमें विलय की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो भैया विलय के कणों का प्रवाह किधर होगा, 1 से 2 में होगा। तो ये आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है कि विसरण में जो कणों का प्रवाह होता है वो अधिक सांद्रता से बेटा क्या होता है, कम सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलो अब यहां पर हम लोगों ने क्या बेटा समझ लिया, झिल्लियां भी समझ ली, विसरण भी समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, परासरण दाब है। क्या नाम है बेटा, परासरण दाब। और परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, परासरण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, परासरण को पढ़ेंगे। अब ये परासरण क्या होता है, ठीक है बेटा। तो परासरण को समझने के लिए हम एक सिंपल सा आपके सामने चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर हमने बेटा एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये हमने बेटा क्या लगा दिया है, अर्धपारगम्य झिल्ली। हालांकि विसरण में आवश्यकता आप
विसरण में कोई आवश्यकता नहीं है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होना चाहिए, लेकिन परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली हो, बिना अर्धपारगम झिल्ली के बेटा क्या नहीं होगा, परासरण नहीं होगा। एक तरफ हमने बेटा यहां पर लिया है विलयन, एक तरफ हमने विलयन, तो विलयन को मैं AB से लिख दूं, और एक तरफ बेटा मैंने क्या लिया है, विलायक को लिया है, और विलायक को मैं लिख दूंगा A। अगर इन दोनों की सांद्रताओं की हम जब तुलना करेंगे तो इसकी सांद्रता बेटा क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी अधिक सांद्रता होगी, और इसकी बेटा जो सांद्रता होगी वो कैसी होगी, कम सांद्रता होगी। तो ये बेटा क्या है, अधिक सांद्रता है, और इसकी बेटा क्या है, ये कम सांद्रता है। तो क्या होगा परिभाषा इसकी, परासरण की क्रिया क्या होती है, विसरण का जस्ट उल्टा होता है। विसरण में आपने देखा कि जो कणों का प्रवाह होगा वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो सकता है, और वो हो सकता है कणों का प्रवाह विलय का हो या विलायक, किसी का भी हो सकता है विसरण में। लेकिन परासरण में क्या होता है बेटा कि विलायक के कणों का जो प्रवाह होगा वो कम सांद्रता से बेटा इधर होगा, अधिक सांद्रता की ओर होता है। किसके द्वारा होगा बेटा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है बेटा। तो ये हमने परासरण के बारे में समझ लिया। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा आप लिखोगे, विलायक अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्राकृतिक रूप से हो, तो ऐसी घटना को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परासरण कहते हैं। अगर इसकी आप परिभाषा बेटा और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो हम क्या लिखेंगे, दो भिन्न सांद्रताओं वाले, सॉल्यूशन नहीं लिया है तो यहाँ पे सॉल्यूशन की परिभाषा लिखना उचित नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का विलयन की ओर प्रवाह ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का प्रवाह, किसका बेटा, विलायक के कणों का प्रवाह विलयन की ओर होता है, तो इस घटना को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो बस इसमें मोटा मोटा पॉइंट ये समझना है कि यहां पर जो कणों का प्रवाह होता है परासरण में बेटा वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, यानी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा होता है। यहाँ पर ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से समझिएगा कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी जो हमारा परासरण है, ये परासरण बेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य परासरण और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता है, अंतः परासरण। तो अब हम लोग बेटा देखेंगे कि परासरण कितने प्रकार का होता है, तो परासरण के प्रकार। तो अब ये हम लोगों ने परासरण की डेफिनेशन देख लिया। अब हम बेटा देखेंगे परासरण के प्रकार। तो दो परासरण के प्रकार होते हैं, एक होता है बेटा अंतः परासरण और एक होता है बेटा बाह्य परासरण। एक बेटा होता है अंतः परासरण, एक होता है बाह्य परासरण। एक को कहा जाता है इंडो ऑस्मोसिस, एक होती है बेटा एक्सो ऑस्मोसिस, क्योंकि बेटा परासरण को ऑस्मोसिस कहा जाता है, मैं लिख देता हूं इंग्लिश। तो ये क्या होती है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में बेटा क्या होता है कि कणों का जो प्रवाह होता है वो कम सांद्रता से किधर होगा बेटा, अधिक सांद्रता की ओर होगा। विलायक यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा, लेकिन किसके मध्य से, अर्धपारगम में। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, विलायक कणों का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हो, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। तो कई सारी डिफिनेशंस लिखी हुई हैं, बहुत सारी डिफिनेशंस हैं, नोट्स में आपको लिखा है, आप जिस तरीके से वहां पर आप परिभाषित करना चाहें। तो यहां पर बेटा अंतः परासरण और बाह्य परासरण को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो अंतः परासरण का पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम बेटा बात करते हैं अंतः परासरण की, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बेटा किशमिश को पानी में डुबोते हैं
किसको बेटा? किशमिश को पानी में डुबोना। इसका बेस्ट एग्जांपल है किशमिश को पानी में डुबोना। तो किशमिश को पानी में डुबोना ही हमारा बेटा ये उदाहरण है किसका? अंतःपराशरण का। और दूसरा जो एग्जाम्पल है बेटा, अंगूर को, बाह्य पराशरण का उदाहरण है अंगूर को चाशनी में डुबोना। तो यहां पर अंतःपराशरण का उदाहरण है किशमिश को पानी में डुबोना, और दूसरा जो हमारा बेटा बाह्य पराशरण का उदाहरण है वो है अंगूर को चाशनी में डुबोना। दोनों को समझते हैं। यहां पर हमने एक पात्र लिया है और यहां पर बेटा हमने एक और पात्र लिया है, और इस पात्र में हमने बेटा क्या किया है? इस पात्र में हमने बेटा लिया है, मान लीजिए सपोज करिए इस पात्र में हमने लिया है चाशनी को लिया है। किसको लिया बेटा? चाशनी को लिया है। और चाशनी में हमने बेटा यहां पर चाशनी में हमने यहां पर क्या डाला है? अंगूर डाला है। तो ये बेटा हमने क्या लिया है? अंगूर। अगर हम आपसे क्वेश्चन छोटा सा पूछें कि बताओ अंगूर और चाशनी में मीठा कौन है, तो आपका जवाब होगा सर चाशनी मीठी है। तो चाशनी मीठी होने का मतलब यह है कि इसकी जो सांद्रता है वो बेटा कैसी है? अधिक है। और इसकी बेटा जो सांद्रता है अंगूर की वो कैसी मेरे बच्चे? वो कम है। तो इसकी सांद्रता कम है और मेरे बच्चे इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। ठीक है। अब यहां पर ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जब अर्धपारगम्य झिल्ली है तो कहीं ना कहीं परासरण की यहां पर क्रिया होगी। तो जब परासरण की क्रिया होगी तो हमने परासरण की क्रिया में क्या देखा है कि जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहां पर बेटा सांद्रता क्या है? कम है। अंगूर की सांद्रता क्या है? कम है। और चाशनी की सांद्रता ज्यादा है। इसका मतलब विलायक के कण बेटा कहां आएंगे? बाहर की तरफ आएंगे, यानी चाशनी में आएंगे विलायक के कण। और जब चाशनी में विलायक के कण आएंगे तो कहीं ना कहीं बेटा जो अंगूर होगा, जब इसके अंदर के विलायक बाहर निकल आएंगे तो कहीं ना कहीं ये अंगूर बेटा सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो बेटा जब बाहर की ओर आते हैं तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंगूर को चाशनी में डुबोने पर वो सिकुड़ जाती है, क्यों? तो आपका सीधा जवाब होगा कि चाशनी की सांद्रता ज्यादा होती है जबकि अंगूर की सांद्रता क्या होती? कम होती है। तो अंगूर के जो विलायक के कण होते हैं वो चाशनी में चले आते हैं, जिसके कारण यहां पर कौन सी घटना होती है? बाह्य परासरण की घटना होती है और अंगूर बेटा क्या होता? सिकुड़ जाता है। ये आपको यहां पर लिखना होगा। तो ये बेटा एग्जाम्पल किसका हो गया? बाह्य परासरण का। अब अंतःपरासरण में देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये किशमिश है। ये बेटा हमारे पास क्या है? किशमिश है। ये हमारे पास बेटा क्या है? किशमिश है। और किशमिश को हमने इस तरीके से, आपने क्या किया? इस तरह से हमने किशमिश को पानी में डाल दिया। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? पानी है। अगर दोनों की हम बात करें तो कम सांद्रता किसकी है बेटा? पानी की है। पानी की सांद्रता क्या है? कम है। और किशमिश की सांद्रता की जब हम बात करते हैं तो किशमिश की सांद्रता बेटा ज्यादा सांद्रता है। तो किशमिश की सांद्रता बेटा क्या है? ज्यादा है। और यहां पर ये बेटा जो है ये इसकी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अब यहां पर इसकी सांद्रता ज्यादा है और इसकी सांद्रता कम है। तो जरा दिमाग लगाओ और बताओ कणों का प्रवाह किधर होगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में? भैया हम लोग परासरण पर हैं तो मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो अब ये कण बेटा कहां गति करेंगे? अंदर की तरफ गति करेंगे। किधर गति करेंगे बेटा? अंदर की तरफ गति करेंगे। तो इस घटना को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःपरासरण। और जब यहां पर किशमिश के अंदर अंतःपरासरण की क्रिया होगी तो बेटा ये जो किशमिश हो जाएगी ये फूल जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में मम्मी या पापा क्या करते हैं? किशमिश को ग्लास में पानी लेते हैं
और शाम को किशमिश को डाल देते हैं और वो किशमिश सुबह क्या होती है, फूल जाती है। तो वो क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें बेटा कौन सी घटना होती है? अंतः परासरण की घटना होती है। या आपके घर में कभी खीर वगैरह बनी होगी तो उसमें हम लोग किशमिश को डालते हैं और जब खीर बनके तैयार होती है तो हम देखते हैं वो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो क्यों फूल रही है? वो बेटा अंतः परासरण के कारण फूल रही है। तो ये बेटा हम लोगों ने देखा परासरण। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। और परासरण दो प्रकार का होता है, बाह्य परासरण और एक अंतः परासरण। यानी अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा बेटा नोट्स में बताई गई है। तो हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा तंत्र जिसमें अंदर के विलयन की सांद्रता बेटा क्या हो, अधिक हो, बाहर के विलयन की सांद्रता क्या हो, कम हो। तो विलायक के कण अंदर यानी अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं तो इस घटना को बाह्य परासरण कहते हैं। एक ऐसा तंत्र बेटा, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? एक ऐसा तंत्र जिसमें अंदर के जो अंदर का विलयन होगा या अंदर का जो माध्यम होगा उसकी सांद्रता बेटा क्या हो, ज्यादा हो, और बाहर का जो माध्यम होगा उसकी सांद्रता बेटा क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार के तंत्र में जो विलायक के कणों का प्रवाह होगा वो बाहर से अंदर की ओर होगा। तो इस घटना को बेटा हम क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। अगर आप लोगों ने परासरण को समझ लिया है, झिल्ली को समझ लिया है, विसरण को समझ लिया है, तो अब हम लोग परासरण दाब को पढ़ेंगे। और परासरण दाब बहुत आसान हो जाएगा जब हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं। क्लियर है? हालांकि परासरण दाब को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेटा आर्टिफिशियल जो हमारी झिल्लियां होती हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे बहुत ज्यादा जो यूज में की जाती है उसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्योंकि ये अधिक ज्यादा प्रेशर को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, यानी ये अधिक प्रेशर को झेल सकती है। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। बाकी इसके नोट्स आपको वीडियो डाल दिया गया। चलिए बेटा, अब यहां पर हम लोग समझते हैं परासरण दाब को। चलिए, वो घड़ी आ गई बेटा जिसका इंतजार था। मतलब परासरण दाब को समझने के लिए हम लोगों ने इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ा, है ना। परासरण दाब को समझने के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ा। तो बेटा एक बात तो समझ में आज आ गई होगी कि सर अंगूर को चाशनी में डालते हैं तो अंगूर सिकुड़ क्यों जाता है। तो आज आपको पता चल गया कि भैया किशमिश कैसे बनाई जाती है। तो अंगूर से ही तो किशमिश बनती है, तो उसको चाशनी में डालते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको अब हमें आपको समझाना है, तो इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कि सपोज करिए कि हमने यहां पर एक तंत्र बनाया, एक सिस्टम बनाया, और इस सिस्टम के अंदर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगाया बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। एक तरफ हमने बेटा क्या लिया है, एक तरफ हमने बेटा यहां पर लिया है, सपोज करिए विलायक ए है, ये बेटा आपका क्या है, विलायक है। और दूसरी तरफ बेटा ये ए बी आपका क्या है, विलयन है। ए बी क्या है, विलयन है। अगर हम देखेंगे तो इसकी बेटा सांद्रता क्या होगी, ज्यादा सांद्रता है। और इसकी सांद्रता अगर बेटा देखा जाए तो कम सांद्रता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर कौन सी घटना होगी, परासरण की घटना होगी, ऑस्मोसिस की घटना होगी। कैसे? कम सांद्र विलायक के जो कण होंगे वो कम सांद्रता से बेटा किधर आएंगे, अधिक सांद्रता की ओर आएंगे, इस तरीके से। मतलब ये ए से ए बी में आएगा। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि इस परासरण की क्रिया को मुझे रोकना है। मैं चाहता हूं कि ये परासरण ना हो, मैं चाहता हूं कि भैया ये परासरण ना हो। तो परासरण ना हो तो इसके लिए मुझे क्या लगाना होगा? परासरण दाब लगाना होगा। तो इसको परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग जितना दाब लगाते हैं उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अब इसको आप समझिए, मान लीजिए इसको हमने इस तरीके से बंद कर दिया और यहां पर हमने बेटा क्या लगाया? एक दाब मापी लगा दी। क्या लगा दी? दाब मापी। यानी यहां पर हमने बेटा क्या लगाया? एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगाया मेरे बाबू? हमने यहां पर एक पिस्टन इस तरीके से लगा दिया। ये देखिए हमने क्या किया? एक पिस्टन लगा दिया और यहां पर इस पिस्टन के अंदर ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने एक दाब मापी लगा दी। इस पे रीडिंग लिखी होती है, जो भी 10-20 लिखी हो। ये हमने बेटा यहां पर क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो परासरण की क्रिया हो रही है इसको रोकने के लिए इस पिस्टन से हम बेटा क्या करेंगे? इसको दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? दाब लगाएंगे। जब हम इस पे बेटा दाब लगाएंगे तो ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितने दाब की हमें आवश्यकता होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। तो अगर इसकी आपको एग्जैक्ट परिभाषा लिखनी तो आप क्या लिखेंगे? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत, मतलब क्रिया इधर हो रही ना, तो क्रिया के विपरीत दिशा में लगाया गया आवश्यक दाब या लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। फिर से एक बार आपको बताता हूं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत दिशा में लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। ये बात आप समझ के चलिएगा, ठीक है। और यहां पर जितना हम दाब लगाएंगे इस मीटर में बेटा हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही दाब जो होगा हमारा क्या होगा? परासरण दाब होगा। क्लियर है? अब यहां पर याद रखना, इस परासरण दाब को बेटा हम पाई से लिखते हैं। अभी ये पाई आपका मैथमेटिक्स वाला आप नहीं समझेंगे, देखने में वैसा ही, पर इसकी वैल्यू यहां पर आपको 22/7 या 3.14 नहीं रखना है। ये पाई मतलब क्या है? परासरण दाब है। क्लियर है बेटा? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अब बेटा इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वांट हाफ। क्या नाम था? वांट हाफ। तो वांट हाफ ने क्या दिया? ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको मिटाता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं या इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट हाफ का परासरण दाब संबंधी नियम। सबके लिए नियम आए? तो इन्होंने बताया किसी भी विलयन का परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम लोग आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम जो बेटा पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब संबंधी वांट हाफ का नियम। आगे भी वांट हाफ गुणांक पढ़ना है तो इसलिए हमने लिख दिया परासरण दाब संबंधी वांट हाफ का नियम। तो वांट हाफ ने बेटा अपने नियम में क्या बताया? इन्होंने बताया किसी विलयन के परासरण दाब को मापने के लिए हम आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। और आदर्श गैस समीकरण आप लोग जानते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण आप लोग जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है। क्या होता है बेटा? आदर्श गैस समीकरण हमारा क्या होता है बेटा? PV बराबर nRT। अब मैं इनके बारे में लिखता हूं कहां पर क्या है। तो जहां पर याद रखिएगा आपका जो बेटा P है वो आपका है गैस का दाब, और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो गैस की दाब की जगह पे हम बेटा क्या लिखेंगे? जब हम विलयन की बात करेंगे गैस की दाब की जगह पे हम बेटा क्या लिखेंगे? विलयन का वाष्प दाब। क्लियर है? इतना जल्दी से बताइए क्या क्लियर है? तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? विलयन का दाब। और विलयन के दाब नहीं, विलयन का परासरण दाब होगा। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। V क्या है? तो V बेटा जो है गैस का आयतन है।
क्या है बेटा? गैस का आयतन है। तो इस तरीके से जब हम विलियन के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। और विलियन के आयतन को V से लिखेंगे। यहां पर बेटा N क्या है? N है गैस के मोल। तो N की जगह पे यहां पर बेटा क्या हो जाएगा विलियन के लिए? NB। या हम ऐसे ना लिखें, हम ऐसे लिखेंगे विलय के मोल। और विलय के मोल को बेटा क्या लिखेंगे? NB से लिखेंगे। ठीक है। और यहां पर बेटा जो R है वो क्या है? एक सार्वत्रिक स्थिरांक है। R क्या है बेटा? सार्वत्रिक गैस नेतांक है और जिसकी वैल्यू होती है 8.314 लीटर एटीएम। ये R की वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? लीटर एटीएम होती है। और यहां पर बेटा T क्या है? T आपका टेम्परेचर है, वो भी हमें किस में लेना है? केल्विन में ताप। तो किस में लेना बेटा? केल्विन में ताप। आप लोग इतना तो जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड करते हैं, 273 जोड़ते हैं तो वो टेम्परेचर केल्विन में बदल जाता है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम यही बात बेटा किसके लिए लिखें? विलियन के लिए लिखें। विलियन के लिए तो जब हम विलियन के लिए लिखेंगे बेटा तो P की जगह पे हमें क्या लिखना है? पाई। क्लियर है? V की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा? V। N की जगह पे बेटा हमें क्या लिखना है? NB। R की जगह पे बेटा R ही रहेगा और T की जगह पे बेटा क्या रहेगा? T। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। अब आगे देखो, यहां से हमें परासरण दाब निकालना है। परासरण दाब के लिए तो पाई को यहां पे रोकेंगे तो NB बटे बेटा क्या हो जाएगा? V। और ये बेटा हो जाएगा R और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? T। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या हो गया? T। अब यहां पर देखिए बेटा, मैं यहां पे आपको बता दूं कि NB बटे V बराबर होता है C, यानी इक्वल टू M। क्या समझे आप लोग? यानी हम यहां पर ये समझे कि जो एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है और मोलरता किसके बराबर होगी बेटा? मोलर सांद्रता के बराबर होगी। यानी M की जगह पे हम लोग बेटा यहाँ पे C यूज कर सकते हैं। इस वजह से पाई बराबर बेटा क्या आ जाएगा? CRT। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। इसको आप बेटा क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, मतलब टेम्परेचर को हम बेटा क्या कर दें? स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दें। तो स्थिर ताप पर तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। R तो पहले से नेतांक है तो नेतांक और बराबर का चिन्ह बेटा मिलके क्या बनाएंगे? समानुपाती। और क्या हो जाएगा? C। तो अब इसकी जो नियम हो जाएगा, इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम बेटा ये कहता है कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है, किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे उसकी मोलर सांद्रता को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे परासरण दाब भी बेटा क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। या आप मोलर सांद्रता को घटाएंगे तो परासरण दाब भी बेटा क्या हो जाएगा? आपका घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा यहां पर देखिए, तो ये आप लोग यहाँ पर थ्योरी लिख लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको नोट्स भेज दिए गए हैं बेटा, नोट्स का वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से जाके नोट्स बना लीजिए। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे फिर से? तो हम लिखेंगे, अब इसका हम फार्मूला निकाल लेते जिससे हमें न्यूमेरिकल्स लगाने समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बेटा क्या था? पाई बराबर CRT था। और चूंकि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? WB इंटू 1000 और अपान में बेटा क्या होता है? MB इंटू V in ml। ये C बराबर होता क्योंकि C इक्वल टू M के बराबर है और मोलरता का ये फार्मूला होता है, तो M की जगह पर मैंने C रख दिया। अब C का मान यहाँ पे रखेंगे तो पाई बराबर आपको बेटा क्या मिलने वाला है? तो आपको मिलेगा WB इंटू 1000 और बेटा ये आपका R है और इंटू T है और अपान में बेटा आपको क्या मिल जाएगा? MB इंटू V in ml।
तो ये बेटा हम लोगों ने परासरण दाब कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला भी यहां पर निकाल लिया। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या था, परासरण दाब था। तो इस तरीके से हमारे जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म, उसको हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अणुसंख्यक गुणधर्म हमने चारों पढ़ लिए। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन भी पढ़ा, क्वथनांक का उन्नयन भी पढ़ा, हिमांक का अवनमन भी पढ़ा और परासरण दाब के बारे में भी पढ़ा। और यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल नॉलेज भी देने की कोशिश की है कि आखिर आपकी झिल्ली क्या होती है, विसरण क्या होता है, जिसकी सहायता से हम लोग परासरण को आसानी से समझे। और परासरण को जब हम समझ गए तो परासरण दाब तो और आसानी से हम इसको समझ गए। इससे संबंधित हमने वांट हाफ का नियम भी पढ़ा। तो वांट हाफ ने बताया कि किसी भी विलयन का परासरण दाब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई और इसकी सहायता से हमने यहाँ पर फार्मूला बना लिया। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नई क्लास में राउल्ट के नियम के साथ, या अभी यहाँ पर एक टॉपिक हमारा छूट रहा है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि समपरासरी विलयन क्या होते हैं, अति परासरी विलयन क्या होते हैं, अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं। तो छोटी सी क्लास रहेगी, तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। और अगर बेटा क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।